शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के हम भूगोल वाले हिस्से में मैप के साथ में। आज हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पार्टिकुलरली ये जो क्वेश्चन है पहाड़ियों से रिलेट करता है। इस पिक्चर में स्टेट की जो बाउंड्री है हमें उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ कुछ बातें तो यहाँ से ज़रूर क्लियर हो जाती हैं कि कौन सी पहाड़ी का विस्तार एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो रहे हैं। जैसे कि सतपुड़ा की यदि हम बात कर लें तो मध्य प्रदेश और ये जो महाराष्ट्र वाला हिस्सा है यहाँ पर सतपुड़ा की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। थोड़ी सी ये जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसमें भी हमको दिखाई देती। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ वाले एरिया में हो गई। यूपीएससी ने 1995 में एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन इन्हीं पहाड़ियों पर आधारित था। वहाँ पर पूछा गया था कि कौन सी पहाड़ी केवल एक ही स्टेट में है। कुछ कुछ यहाँ पर ऑप्शन दिए गए थे जैसे कि अरावली, ये हो गई हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला। ठीक है, इसके बाद सह्याद्री पूछा गया था। इस यहाँ से जो लंबी लंबी पट्टी हम देखते हैं पश्चिमी घाट वाली, ठीक है, तो सह्याद्री हम किसे कहते हैं? भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या फिर सह्याद्री कहते हैं। दक्कन पठार के पश्चिमी किनारे के साथ साथ ये पर्वतीय श्रृंखला नॉर्थ से लेकर के साउथ की तरफ 1600 किलोमीटर लंबी है। विश्व में जैव की विविधता के मामले ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दृष्टि से विश्व में इसका 8वें नंबर का स्थान है। तो सह्याद्री हमारी हो गई कहाँ? पूरी लंबी लंबी। अब चूंकि ये लंबी लंबी फैली हुई है, इसका मतलब ये हो गया एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ये फैली हुई है। एक हो गई अरावली, तो ये आप देख रहे हैं ये यहाँ से होते हुए राजस्थान से होते हुए ऊपर के स्टेट को टच कर रही है। सतपुड़ा हो गई, पहली अरावली पूछा था, दूसरा सतपुड़ा पूछा था, तीसरा पूछा था सह्याद्री और सबसे लास्ट में पूछा था अजंता। अब ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं जहाँ अजंता लिखा है उसके नीचे में एक पट्टी खींची गई है। ये पट्टी अजंता की पहाड़ी बता रही है कहाँ से कहाँ तक फैली है। ठीक है, मतलब पूरा महाराष्ट्र के अंदर में मात्र अजंता की पहाड़ी है, उसके नीचे सतमाला है। ठीक है, महाराष्ट्र और उसके नीचे के स्टेट को ये टच कर रही है। उसके नीचे हरिश्चंद्र की श्रृंखला है, वो भी महाराष्ट्र और दूसरे स्टेट को टच कर रही है। मतलब अजंता केवल महाराष्ट्र राज्य में ही फैली है। महाराष्ट्र के पठारों में से एक अजंता की पर्वत श्रेणी है। ये श्रेणी ताप्ती नदी के पश्चिम से पूरब की ओर फैली है। ये जो अजंता है, अजंता के ऊपर आप देखोगे ताप्ती नदी है, तो ताप्ती नदी के पश्चिम से पूरब की तरफ में फैली है। इसके अलावा अरावली श्रेणी कहाँ? गुजरात, राजस्थान से लेकर के दिल्ली। ये जो अरावली है इसमें गुजरात का भी कुछ एरिया जाता है, इसके साथ साथ में दिल्ली का भी कुछ एरिया जाता है। सतपुड़ा की यदि हम बात करें तो सतपुड़ा गुजरात और मध्य प्रदेश, ठीक है, ये मध्य प्रदेश वाला हिस्सा हो गया और कुछ हिस्सा गुजरात का भी ये कवर करती हैं। छत्तीसगढ़ तथा महाराष्ट्र तक, ठीक है, एवं सह्याद्री श्रेणी गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल से लेकर के कन्याकुमारी। जैसे कि हम बात करे थे, ये पूरी जो पट्टी है ये पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट, इसी को सह्याद्री बोलते हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र, फिर ये गोवा वाला एरिया हो गया। नीचे आप और चले जाएंगे तो केरल से लेकर के कन्याकुमारी तक ये पूरी फैली हुई है। इसके बाद पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय गंगा परिषद से रिलेटेड। ठीक है, राष्ट्रीय गंगा परिषद की स्थापना हुई थी 2016 में। राष्ट्रीय गंगा परिषद को राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के स्थान पर हमने स्थापित करे थे। पहले NRGBA चलता था, उसको हटा करके हमने राष्ट्रीय गंगा परिषद लाया सन 2016 में, जिसे कायाकल्प, संरक्षण और गंगा नदी के मैनेजमेंट के लिए 2016 में स्थापित करे थे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, जिसको शॉर्टकट में EPA कहते हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत गठित परिषद की अध्यक्ष कौन रहता है? इसका मेन रहता है प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय गंगा परिषद का अधिकार क्षेत्र है गंगा बेसिन के अंतर्गत आने वाले राज्य। मतलब जहाँ जहाँ पर गंगा नदी का कहना चाहिए उसकी सहायक नदियाँ हैं, गंगा नदी का बेसिन है, वो सारे राज्यों में इसका अधिकार क्षेत्र आ जाता। जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड, हरियाणा और इसके अलावा दिल्ली। ऐसे अन्य राज्य जिनमें गंगा नदी की मुख्य सहायक नदियाँ आ जाती हैं वो सब इसके अधिकार क्षेत्र में आ जाते हैं।
तो गंगा में प्रदूषण की समस्या को व्यापक रूप से कंट्रोल करने के लिए एनजीआरबीए जिम्मेदार है। इसके अंतर्गत आ जाता जैसे कि पानी की गुणवत्ता कैसी है, उसको हम कैसे करके मैनेज कर सकते हैं, कितना पानी प्रवाहित होते रहना चाहिए ताकि ये जो पानी है वो गंदा ना रहे, गंदगी जमा ना हो पाए। इसके साथ साथ में नदी का जो इकोसिस्टम है उसको हमें अच्छा बना करके रखना है। ये सारे मुद्दे इसमें आ जाते हैं। अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं वंदे भारत ट्रेन से रिलेटेड। पार्टिकुलरली हम बात करेंगे कि वंदे भारत ट्रेन हमारे देश में पहली बार कब चलाई गई थी और अभी ये जो न्यूज़ आई है उसमें कौन कौन सी बातें बताई गई हैं। तो यदि हम बात करें हमारे देश में पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कब चलाई गई थी, तो ये बात है 2019 में। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली और वाराणसी के बीच में फरवरी 2019 में चलाई गई थी। कब से? 2019 में दिल्ली और वाराणसी के बीच में। इसके बाद सरकार ने दूसरी वंदे भारत नई दिल्ली से माता वैष्णो तक, ठीक है, मतलब नई दिल्ली से कटरा के बीच में चलाई थी। तीसरे नंबर की वंदे भारत एक्सप्रेस इसी साल मुंबई और अहमदाबाद के बीच में चालू की गई थी। चौथे नंबर की दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। ज़्यादातर आप देख रहे हैं दिल्ली से ही ये ट्रेन जा रही है, जैसे दिल्ली से वाराणसी, दूसरी दिल्ली से कटरा, तीसरी जो है मुंबई और अहमदाबाद। तीसरा का थोड़ा सा अलग है, चौथे का आप देखेंगे दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के बीच है ना, दिल्ली और ऊना कहाँ जाता है? हिमाचल प्रदेश में आ जाता। पाँचवें नंबर की जो वंदे भारत ट्रेन है उसको 11 नवंबर 2022 को हरी झंडी दिखाई गई थी और ये मैसूर से चेन्नई। पाँचवें नंबर का भी थोड़ा सा अलग है और तीसरे नंबर का भी थोड़ा सा अलग है। छठवें नंबर की जो वंदे भारत ट्रेन है 11 दिसंबर को महाराष्ट्र के नागपुर से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के बीच में चलाया गया था। तो ये तो थी थोड़ी सी जानकारी। कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो कि आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलती है, जैसे कि मैक्सिमम स्पीड है इसकी 180 किलोमीटर की रफ्तार 1 घंटे में। नई वंदे भारत ट्रेन में ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, एयर कंडीशनर कोच, मतलब जो रेलवे के डिब्बे हैं एयर कंडीशन वाले हैं, और घूमने वाली कुर्सी है। इस कुर्सी को आप 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं। ट्रेन में जीपीएस आधारित सूचना सिस्टम है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और जो टॉयलेट है वो वैक्यूम पर आधारित है। इसे कई हाईटेक टेक्निक के से लैस किया गया है। इसमें आपको सफ़र करने पर थकान बिल्कुल भी नहीं होने वाली है और सुरक्षा भी यहाँ पर आपको विशेष मिलने वाली है। देखिए यहाँ जो न्यूज़ आई है उसमें से कुछ जो बातें हैं वो हमारे नॉलेज के लिए है। नॉलेज के लिए ऐसे कि जब हम कोई चीज़ लिखेंगे तो किस किस सेक्टर में कौन कौन सा काम हो रहा है हम इसका उल्लेख आसानी से कर सकते हैं। दूसरे नंबर की बात, कभी जो कोई व्यक्ति भाषण देता है ना तो उसमें आपको एक पॉइंट निकल कर के यह जाता है, जैसे कि पीएम गति शक्ति। पीएम गति शक्ति के बारे में आप जब थ्योरेटिकल बातें पढ़ते हैं, उसके बारे में कुछ चीज़ें देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा पता नहीं क्या है, बार बार आप भूल जाते। लेकिन जब कोई भाषण देता है तो भाषण देते टाइम में वो व्यक्ति उस चीज़ को सरल करके बताता है, क्योंकि उसको रियल में पता रहता है, वो लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इसलिए उनको जानकारी रहती है। अब यहाँ जैसे कि पीएम गति शक्ति को हम आसान शब्दों में यदि समझें तो पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए कई सारे विभाग में, सरकार में तालमेल बढ़ाने के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान सरकार ने लागू करी थी। पीएम गति शक्ति मतलब कि सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है, जैसे कि रोड बनाना है, पुल बनाना है, तो एक विभाग दूसरे विभाग के साथ में तालमेल बैठा करके काम करता है ना, तो कोई भी काम जल्दी हो जाता है, डिले नहीं होता है। पता चला फाइल ही आगे नहीं बढ़ रही है तो काम में डिले आ जाती है। तो जो विभिन्न प्रकार की राज्य सरकारें हैं, अलग अलग सरकारी विभाग हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी एजेंसी है या फिर इंडस्ट्री है, सबको एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म में बिठा दिए हैं। किसमें? पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में। पीएम गति शक्ति देश में ट्रांसपोर्ट के अलग अलग माध्यमों को जोड़ने, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के भी काम को गति दे रहा है। आज देश में रिकॉर्ड तेजी से हाईवे बन पा रहे हैं। क्यों बन पा रहे हैं? क्योंकि हमने सबको एक मंच पर ला दिया है। बनाने वाली कंपनी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के आदमी। एयरपोर्ट बन रहे हैं, वाटरवे बन रहे हैं और पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। मतलब पीएम गति शक्ति के अंतर्गत ये चीज़ें सरकार बना रही है। इन सबको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं।
और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें अब इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि ट्रांसपोर्ट का एक माध्यम ट्रांसपोर्ट के दूसरे माध्यम को सपोर्ट करे। मतलब हाईवे बेहतर तरीके से रेलवे स्टेशनों से कनेक्ट हो। हाईवे को रेलवे स्टेशन से हमें कनेक्ट करना है। रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट से कनेक्ट होना चाहिए। लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के दौरान सीमलेस कनेक्टिविटी भी मिलना चाहिए। तो ये तो था पीएम गति शक्ति से रिलेटेड चीज़। इसके बाद शुरुआत करते हैं हम द हिंदू को एडिटोरियल के साथ में। पहला जो एडिटोरियल लिखा गया है ये लिखा गया है शशि थरूर के द्वारा। अब चूंकि ये कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इसके साथ साथ में फॉर्मर यूनाइटेड नेशंस अंडर सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। इनके द्वारा 2022 का जो साल रहा है वो कैसा गुजरा है, कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं इंटरनेशनल लेवल पर भारत में। इसके अलावा इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर फोकस किया है कि किस प्रकार से अलग अलग धर्मों के लोग को, अलग अलग जाति, गरीब अमीर को जोड़ने का काम ये भारत यात्रा कर रही है। और इसमें हमारे देश में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है सोशल नेटवर्क हमारा कैसा है। ठीक है, आपस में जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके बीच में किस प्रकार की फीलिंग होना चाहिए, किस प्रकार की सोच होना चाहिए, तब जाकर के यदि वो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो काम करके टाइम वो जो है टक्कर दे सकते हैं चाइना को, नहीं तो ऐसे ही वो नहीं देने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम इसे एडिटोरियल की शुरुआत करते हैं। कुल मिलाकर के 2022 का जो साल रहा है उसकी समरी यहाँ पर प्रस्तुत करी गई है। ये ठीक है, जिस 2022 के साल को हम समराइज कर सकते हैं एक कोट के द्वारा। ठीक है, सुविचार के द्वारा जो कि व्लादिमीर लेनिन का है। व्लादिमीर लेनिन का क्या कहना है कि देखिए, देयर आर डिकेड्स वेयर नथिंग हैपन। दशकों लग जाते हैं मगर कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटना ही घटित नहीं होती है। वहीं देयर आर वीक्स वेयर डिकेड्स हैपन। और वहीं यदि आप देखोगे कि कुछ हफ्ते में ही इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं जो कि दशकों में नहीं हुई होंगी। तो ये सारी बातें यहाँ पर हम देखें। पहली जो बात है जो यहाँ पर उल्लेख करी जाती है वो कोविड-19 पैंडमिक को लेकर के। यहाँ पर दो वर्ड यूज़ किए गए हैं, ओटेंसिबल और दूसरा वैक्विनाइजिंग। वैनक्विशिंग, वैनक्विशिंग मतलब होता है परास्त करना, और टेंसिबल मतलब दिखावटी। मतलब कि 2022 का साल ऐसा था, हमें ऐसा लगा कि कोविड-19 को हमने परास्त कर दिए, ऐसा हमको दिखावटी रूप में प्रतीत हुआ था। तो जो वैक्सीनेशन का काम है ना वो कलेक्टिव रूप से किया गया था। ठीक है, साइंस का ये बहुत बढ़िया इफोर्ट माना जाता है। बिजनेस एंड गवर्नमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, चाहे वो बिजनेस हो वैक्सीनेशन से रिलेटेड, चाहे वो गवर्नमेंट हो, पूरे विश्व भर में वैक्सीनेशन बहुत बढ़िया हुआ था। मतलब कि हमने क्या काम किए हैं, नॉर्मलसी को रिस्टोर किए हैं ताकि जो हमारी डेली डेली की जो लाइफ है, हमारे डेली डेली को जो फीलिंग्स है, विचार हैं, वो सारी चीज़ फिर से नॉर्मल हो सके। दूसरी जो बात प्रभावित करी थी पूरे वर्ल्ड लेवल पर वो थी रसिया और यूक्रेन का वार। अब रसिया और यूक्रेन के वार के चलते चलते हम देखे हैं पूरे यूरोप ने, अमेरिका ने तेज़ी के साथ में रसिया के ऊपर सैंक्शन लगाना चालू कर दिया। वो तो मौका ढूंढ ही रहे हैं कि कैसे करके हम जो है रसिया को दबा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मौका उनको मिल गया था। इसके अलावा उन्होंने रसिया के ऑयल एंड गैस के ऊपर कैप भी लगा दिया। कैप कैसे लगा दिया, यदि भारत रसिया के साथ में 100 रुपया में खरीदेगा, 100 रुपया से कम में वो खरीद नहीं सकता। ठीक है, यदि ऐसा करता है भारत तो हम जो इंश्योरेंस वगैरह की सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर अन्य जो सुविधाएं हम भारत को दे रहे हैं, भारत के जहाज़ों को, वो सुविधाएं हम बंद कर देंगे। इस प्रकार की धमकी तक जो है रसिया को दी गई थी ताकि रसिया के पास जो पैसा आ रहा है और उस पैसे से रसिया लड़ाई लड़ रहा है, वो पैसा की जो आवक है वो बंद हो सके। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कमाई है
रसिया की वो तेल और गैस के एक्सपोर्ट से ही होती है। दूसरे नंबर की बात ये है, इस युद्ध के चलते चलते खाद्य पदार्थों के दाम में हमें तेज़ी से गिरावट देखने को मिली थी, क्योंकि यूक्रेन में यदि गेहूं का उत्पादन हो रहा है तो यूक्रेन ने गेहूं को अभी रोक के रखा है, एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि युद्ध की स्थिति चल रही है, क्या भरोसा हमें अनाज की कमी पड़ जाए। इसी के चलते चलते पूरे विश्व लेवल पर देखा जाए ना तो गेहूं के दामों में गिरावट आ गई थी। तो रूस यूक्रेन युद्ध के चलते चलते बहुत सारे जो देश हैं वो प्रभावित हुए थे, उनकी इकोनॉमी प्रभावित हुई। और आज के टाइम में आप जो 100 रुपये पेट्रोल देख रहे हैं, एक रीज़न कोरोना है और दूसरा रीज़न है रसिया यूक्रेन युद्ध। तो नए साल में सिर्फ 2 महीने पूरा जो लोगों का दिमाग था पूरा एकदम बैठ गया रसिया यूक्रेन संघर्ष के रूप में, क्योंकि रसिया यूक्रेन संघर्ष क्या है, अपना सिर उठा रहा था और दुनिया को फिर से अव्यवस्था में डाल दिया था। मतलब एक तरफ युद्ध है और एक तरफ महामारी है, दोनों ही चीज़ें पूरे विश्व भर को प्रभावित करी हैं। प्रतिशोधात्मक आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे रसिया के ऊपर, इसके साथ साथ में व्यापार निर्भरता। अब बहुत सारे देश क्या है, व्यापार के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसी के चलते चलते महंगाई, मंदी और गैस की कमी के संकट पूरे विश्व भर ने झेले थे। अब बात आ जाती है चाइना की। चाइना का क्या स्टैंड रहा है? चाइना देखिए हमेशा से ही यूरोपियन कंट्रीज़ के अलावा जो अमेरिकन कंट्रीज़ हैं वो चाइना के ऊपर हमेशा प्रतिबंध लगाना चाहिए हैं कि नहीं, हम चाइना का ऐसा करते हैं कि चाइना से हम चीज़ें कम से कम खरीदें। लेकिन इस मामले में चाइना बहुत आगे निकल गया है। चाइना के बिना तो आज किसी का काम ही नहीं चलता है, किसी देश का। मतलब कि यदि यूरोप और अमेरिका मिलकर के चाइना के ऊपर यदि इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शन लगाते भी हैं तो चाइना के ऊपर कोई खास असर पड़ने वाला नहीं है। देखिए तो जो एरा था इनोवेटिव कंज्यूमर टेक्नोलॉजीज़ का अमेरिका और यूरोप का, पहले ये देश जाने जाते थे इनोवेटिव कंज्यूमर टेक्नोलॉजीज़ के रूप में कि बस ये इन्हीं के पास एक अधिकार है, यही इनका उत्पादन करेंगे। आज के टाइम में बातें पूरी तरह से चेंज हो चुकी हैं। ये सारी चीज़ें ताइवान, कोरिया, जापान, इसके साथ साथ में चाइना, ब्राज़ील, इंडिया सीम्स टू बी नियरिंग इट्स एंड। मतलब कि ये 2-3 देशों में इनका उत्पादन होता था। कहाँ कहाँ? अमेरिका एंड यूरोप। मास प्रोड्यूस्ड इन ताइवान, कोरिया एंड जापान। और ये कुछ देश थे जो कि इनसे ख़रीदते थे, जैसे कि चाइना, ब्राज़ील और इंडिया। एक वो ज़माना था, अब वो ज़माना बदल चुका है। अमेरिका के बारे में यदि हम बात करें तो अमेरिका अपने आप में चैम्पियन बन गया है कि कैसे करके मैं ट्रेड में रिस्ट्रिक्शन लगा दूं अपने शत्रुओं के ऊपर। इसके अलावा मैं कैसे करके ट्रेड ब्लॉक को प्रमोट करते जाऊं अपने एलाइस में, मेरा जो दोस्तों का ग्रुप है उसमें ट्रेड को कैसे करके ट्रेडिंग ब्लॉक्स कर सकूं। इसके साथ साथ में अमेरिका चाहता है मेरे देश की जो जो कंपनियां हैं, मेरे जान पहचान वालों की जो जो कंपनियां हैं, मैं उनको ऊपर उठाऊं। उनको मैं कहूं कि मैं आपको 1 रुपया दे रहा हूं, आप 2 रुपये की जो चीज़ है उसको 1 रुपये में बना करके बेचो। इस प्रकार से वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते रहा है। इसका क्या रिजल्ट निकला है? ट्रस्टेड फ्री ट्रेड अमंग नेशंस हैज़ टर्न इनटू डिस्ट्रस्टफुल फॉर ट्रेड, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ फ्रेंड ट्रेड ग्रुप्स एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म। कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो इकोनॉमिक नेशनलिज्म को अमेरिका ने बढ़ावा दिया है। फ्रेंड ट्रेड ग्रुप का उसने निर्माण कर लिया है कि अपना ही अपन व्यापार करते हैं और अच्छे से व्यापार करते हैं, ज़्यादा कोई हम ब्लॉकेज नहीं लगाएंगे। अब यदि हम चाहते हैं कि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करे, यदि हम पिछले 40 साल की बात करें, 4 दशक की बात करें, इसी के चलते चलते एक्सपोर्ट में ग्रोथ हुई है तो मिलियंस ऑफ जॉब क्रिएट हुए हैं। इसके साथ साथ में हमें फॉरेन हमारा जो रिजर्व है वो बढ़ते गया है एंड इस पर डोमेस्टिक प्रोडक्शन और हमारे देश का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो बढ़ा है, कंजप्शन भी बढ़ा है।
मतलब भारत स्थापित व्यापार व्यवस्था से लाभ प्राप्त करने के लिए खड़ा है और पश्चिमी और रूस चीन व्यापारिक गुटों के उभरते हुए द्विध्रुवी विश्व में निचोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता है। मतलब कि वो ऐसी कंडीशन में है कि ये जो आपस की इनकी शत्रुता बढ़ते जा रही है तो उसका मैं फ़ायदा कैसे करके लगा सकूँ। दो व्यक्ति लड़ रहे हैं तो तीसरा व्यक्ति कैसे करके फ़ायदा उठाएगा, भारत उस कंडीशन में खड़ा हुआ है। अब हम देख रहे हैं चाइना और इंडिया के कैसे रिलेशन रहे हैं। सीमा में विवाद चला है हमेशा से ही। चाइना क्लेम करते आ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है, ये वाली लाइन को मैं नहीं मानता हूँ। कभी वहाँ उनके सैनिकों में झड़प हो रही है, कहीं सैनिक घायल हो रहे हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं भी हम 2022 में देखे हैं। लेकिन इस प्रकार की जो घटनाएं घटित हो रही हैं चाइना और इंडिया के बीच में, ये खाली आप उसको सीमा के विवाद तक ही सीमित नहीं कर सकते। चाइना इससे आगे की सोच रखता है कि हम भारत को ऐसे करके फंसा के रखते हैं, 2 कदम आगे बढ़ जाओ फिर 1 कदम पीछे हट जाओ। ये वाली रणनीति चाइना हमेशा से अपनाते रहा है। चाइना's advances into Indian territory are both undeniable and unacceptable। देखिए चाइना जिस प्रकार से हमारी इंडियन टेरिटरी में घुस रहा है ना, तो हम जो है उसको एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करने वाले। वही बात बताई जाती है कि ये जो इसका मोटिव है वो टेरिटोरियल से लेकर के कहीं अधिक है। कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो चाइना जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको फिर से अलाइनमेंट करने की कोशिश कर रहा है, अमेरिका को आगे बढ़ने नहीं देना है। कैसे करके? स्ट्रेटजिक यूज़ ऑफ डेप्थ डिप्लोमेसी। अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ में हाथ मिलाते जा रहा है, श्रीलंका से हाथ मिलाते जा रहा है, पाकिस्तान से हाथ मिलाते जा रहा है, उनको कर्जा बांट बांट करके, डेप्थ डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं। इसके साथ साथ में वो एक इकोनॉमिक पावर के रूप में उभर कर आ रहा है, बहुत सारे देशों में माल एक्सपोर्ट कर रहा है, सस्ता सस्ता माल बेच रहा है। तो जो वर्ल्ड ऑर्डर चला आ रहा था उसको चेंज करने की कोशिश हो रही है। इसके साथ साथ में कॉमन एनिमी डॉक्ट्राइन का भी वो यूज़ कर रहा है। मतलब कि आप देखोगे चाइना जो है ग्लोबल फोर्सेस है ना उसको रीशेप करने की कोशिश कर रहा है। चाइना का जो इकोनॉमी है, चाइना को हम फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जान रहे हैं। इस वाट गिव्स द कॉन्फिडेंस एंड द पावर टू इंलूज इन सच एग्रेशन। मतलब कि चाइना की जो इकोनॉमी है ना, चाइना की इकोनॉमी ने उसको बहुत बड़ी पावर दे दी है। फैक्ट्री ऑफ द जो वर्ल्ड बन गया है, यहाँ पर इन लूज शब्द आया जिसका मतलब होता है किसी को उसकी मनचाही या ज़रूरत की चीज़ दे देना। तो आखिर हम क्या कर सकते हैं? क्या हम इसके आगे घुटने टेक दें? इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दें चाइना के लिए? ऐसे से लेकिन कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसका एक ही काउंटर उपाय है, वो है सिनोसेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर को इकोनॉमिकली हम इंडिया को पावरफुल बनाएं। इंडिया यदि इकोनॉमी के रूप में पावरफुल बनेगा तो चाइना अपने आप नीचे आना चालू कर देगा। तो सोशल जो हार्मनी है वो काफ़ी नेसेसरी कंडीशन मानी जाती है किसी भी देश में। तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्पॉन्स चाइना के लिए क्या है? सोशल हार्मनी। फैक्ट्री में जितने भी काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, मिलियंस की संख्या में वो काम करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं बिलियन ऑफ डॉलर्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज फॉर द वर्ल्ड इन ए थ्राइविंग इंडिया इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिस्पॉन्स टू चाइना। ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है हमारे देश में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करें, विश्व में भेजें, ये चाइना को जवाब होगा। लेकिन सोशल हार्मोनी भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंडीशन मानी जाती है इंडिया के राइज होने में इकोनॉमिक पावर के रूप में। फैक्ट्री कभी भी एफोर्ड नहीं कर सकती है डिफ्रेंशिएट अमंग पीपल ऑफ मल्टीपल आइडेंटिटीज़ वर्किंग टुगेदर। अलग अलग आइडेंटिटी वाले लोग आपस में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या है, डिस्ट्रस्ट नहीं होना चाहिए, हेटर्ड बायस बेसिस नहीं होना चाहिए वर्कर्स के बीच में, रिलीजन, आइडेंटिटी, कास्ट, क्लास को लेकर के। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाती हैं? सोशल हार्मोनी के अंतर्गत जाती।
फिर बात करी जाती है इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के, जिस प्रकार से राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक हुई थी। तो जो सिक्योरिटी एजेंसी उनकी सुरक्षा करती है उसका कहना है कि इसमें राहुल गांधी की गलती है, वो अपने से कहीं भी घूमने लग जाते हैं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ इंटरनल सिक्योरिटी की बात करी गई है, भारत जोड़ो यात्रा की बात करी गई है। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से बताया जा रहा है कि जो हमारे देश में जातिगत विभाजन चल रहा है उसको किस प्रकार से इस यात्रा ने जोड़ने का काम किया है। एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है और जो एक मेन बात यहाँ पर कही गई है डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर के। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये है कि केंद्र सरकार जैसे कि टैक्स के मामले में क्या काम कर रही है, जीएसटी ला करके, जीएसटी के आने से केंद्र सरकार की जेब में ज़्यादा टैक्स जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट के पास टैक्स कम आ रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन के अंतर्गत ऐसा होना चाहिए था कि कम से कम उनको भी तो कुछ ठीक ठाक पैसा मिल जाए, या फिर अच्छा खासा मिले, या 50% मिले। दूसरी बात यह है सारी चीज़ें अपने हाथ में लेना, जैसे कि कृषि जो विषय है, कृषि के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकता है, राज्य सरकार बना सकती है मतलब कि, और केंद्र सरकार भी बना सकता है। लेकिन केंद्र सरकार कानून बना करके अपने आप को मजबूत कर रही है, भाई राज्य सरकार भी तो कानून बना सकती है। ठीक है। शिक्षा को भी कॉमन रूप में रखा गया, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। हमें क्या है, डिसेंट्रलाइज करना, सारी पावर ऊपर मत रखो, उसको बांटो, उसको शेयर करो, ये बात यहाँ पर करी जाती है। इंडिया का जो पॉलिटिकल गवर्नेंस मॉडल है उसमें ग्रेटर डिसेंट्रलाइजेशन और फेडरलिज्म रिफॉर्म की ज़रूरत है। हमारे जितनी भी स्टेट हैं वहाँ पर सेंट्रलाइजेशन प्ले करता है एक क्रिटिकल रोल इन होल्डिंग टुगेदर एंड बिल्डिंग द रिपब्लिक इन द फर्स्ट हाफ इज सेंचुरी आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसके बाद थोड़ा सा एक और आर्टिकल हम देखने वाले हैं एडिटोरियल, जो कि सेम सेक्स मैरिज से रिलेट करता है। हमारे देश में कौन कौन से कानून हैं, सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से कानून अभी तक लाए गए हैं, इसके साथ साथ में यदि वर्ल्ड लेवल पर हम बात करें सेम सेक्स मैरिज को लेकर के, यूरोप में कैसे नियम कानून है, अमेरिका कैसे करके कानून लेकर के आया है, और भारत में कैसे करके ये कानून आया है, कौन सा डिक्लेरेशन किया गया था, किस प्रकार के वाद विवाद हुए थे सुप्रीम कोर्ट में, वो सारी बातें यहाँ पर बताई जाती। तो हाल ही में एक स्टेटमेंट आया था बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, उनका कहना था जो सेम सेक्स मैरिजेस है वो अगेंस्ट है हमारी कल्चरल इथोस के, इंडिया के जो कल्चरल इथोस है, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, पहचान है, उसके अगेंस्ट में है सेम सेक्स मैरिज। यहीं से चालू हो जाता है डिबेट ऑन मैरिज इक्वालिटी, इसको हम जो है मैरिज इक्वालिटी के नाम से जानते हैं। दिस इज एमिडस्ट ए पिटीशन फॉर मैरिज राइट्स ऑफ सेम सेक्स कपल्स अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 पेंडिंग बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये ऐसे टाइम में घटित हुई है जबकि स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 सुप्रीम कोर्ट की अभी फाइल में दबा हुआ है, उस पर अभी सुनवाई होना बाकी है। ठीक है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर यह आ जाता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये काम करेगी या फिर राज्य सरकार के ऊपर छोड़ देगी। तो देखिए, यदि राज्य की सरकार इनके अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर पाती है, इनकी निजता, इनके मौलिक अधिकारों का यदि हनन हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को फिर आगे आना पड़ेगा और उसको महत्वपूर्ण डिसीजन सुनाना पड़ेगा मौलिक अधिकारों को लेकर के। क्योंकि यदि सेम सेक्स वाले लोग मैरिज कर रहे हैं तो ये उनकी निजता है, ये उनकी प्राइवेसी है, और यदि हम उनको रोक रहे हैं इसका मतलब ये है हम बहुत पुराने भारत में जी रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर बातें बताई जाती हैं। तो जो विशेष विवाह अधिनियम 1954 है, ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सामने अभी लंबित है। मतलब कि ये जो अधिनिर्णय था ना, ये जो नियम कानून बना था, इसमें थोड़ी सी जो क्लियरिटी है ना वो अभी नहीं आई है।
इसके अलावा यदि हम बात करें जोनाथन बर्जर की, उन्होंने तर्क दिया था इससे फर्क पड़ता है क्योंकि एक गोपनीयता विश्लेषण राज्य से मतलब सरकार से पूरी तरह हैंड्स ऑफ या फिर हस्तक्षेप दृष्टिकोण की मांग करती है। ठीक है, मतलब कि इसको प्राइवेसी के हिसाब से यदि हम बात करें तो वो कहती है कि आप बीच में मत टांग अड़ाइए, ये सही है, आप इसको मना मत करिए। ठीक है, ये बात कही थी जोनाथन बर्जर ने। इस प्रकार एक बार विषम लैंगिक व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार स्थापित हो जाने के बाद सहमति की आयु को समान करने के क्रमिक अधिकारों की तलाश करना आसान हो जाएगा। फिर बात करेंगे एज को लेकर के, अभी तो खाली विवाह की बातचीत यहाँ पर चल रही। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केसेस आए थे 1981 में, जिसको डजियन बनाम यूके केस कहा जाता है। तो यहाँ पर यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने उत्तरी आयरलैंड में मानव अधिकारों पर यूरोपीय सम्मेलन के आर्टिकल 8 के उल्लंघन के रूप में बगरी के अपराध को रद्द कर दिया था, क्योंकि ऐसा करना व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन को असंगत रूप से प्रतिबंधित करता है। इसके बाद वाली न्यूज़ अब हम देखने वाले हैं हमारे कोर सेक्टर के प्रोडक्शन से रिलेटेड। हमारे यहाँ पर देखिए 8 ऐसे क्षेत्र हैं जिनको कोर सेक्टर कहा जाता है। मतलब कि हमारे देश में जितनी भी इंडस्ट्री हैं और उनकी अलग अलग कैटेगरी है, 8 कैटेगरी में सभी कंपनियों को हमने बांट दिए। इनको हम 8 कोर सेक्टर कहते हैं। इनकी जो हिस्सेदारी है वो 40.27% है। यदि वेटेज के हिसाब से यदि हम देखें, एक इंडेक्स है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP। द 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेटेज। ठीक है, वेटेज के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ज़्यादा से कम होने वाले ऑर्डर में आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो वेटेज दिया जाता है वो रिफाइनरी प्रोडक्ट को दिया जाता है। जैसे कि रिफाइनरी के अंतर्गत आ जाते हैं आपके पेट्रोलियम पदार्थ। सेकेंड नंबर पर वेटेज देते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, फिर स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइज़र। यहाँ जो सीक्वेंस दिया गया है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये सीक्वेंस कई बार क्वेश्चन में आया है। इसके बाद यदि हम बात करें इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की, तो ये इंडेक्स एक इंडिकेटर है जो कि मेजरमेंट करने का काम करता है चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन में कितनी कमी आ रही है, कितनी ज़्यादा आ रही है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के एक साल के भीतर में, उसको ये मेजरमेंट करने का काम करता है। ये कंपाइल करता है, पब्लिश करता है। ठीक है, ये इट इज़ कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड मंथली। इसका जो है पब्लिकेशन मंथली होता है। किसके द्वारा? सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंतर्गत आ जाता है। ये ये क्या है? कंपोजिट इंडिकेटर, जो कि मेजरमेंट करता है ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्री ग्रुप। स्टील इंडस्ट्री कितने परसेंटेज की दर से बढ़ रही है, बढ़ा रही प्रोडक्शन को। ठीक है, इसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं ब्रॉड सेक्टर, जिनके नाम है माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसमें आ जाता दूसरा जो है यूज़ बेस्ड सेक्टर, जैसे कि बेसिक गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स हैं और इंटरमीडिएट गुड्स हैं। बेस ईयर कब का IIP का? 2011-12 है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर कुछ कुछ बेसिक बातें काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। अब न्यूज़ की यदि हम बात करें तो जो कोर सेक्टर का आउटपुट रहा है उसमें वृद्धि हुई है 5.4% की इन अनइवन रिकवरी। मतलब कि कोई सेक्टर में अच्छा खासा रिकवरी है, किसी किसी सेक्टर में उतनी खास कोई रिकवरी नहीं हो पाई है। अगली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम से रिलेटेड है। ये खबर आई है छत्तीसगढ़ से। कांग्रेस के कुछ कुछ जो राज्य हैं वहाँ पर जो पुरानी पेंशन स्कीम है वो लागू हो चुकी है, जैसे कि छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में यदि आप नौकरी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार की नौकरी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है कि 1 अप्रैल 2022 से उन सभी को कवर कर लिया जाएगा इस स्कीम के अंतर्गत, मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत।
दोज हु ज्वाइंट बिटवीन 1 नवंबर एंड 2004 से लेकर के 31 मार्च 2022, इनको सबमिट करना पड़ेगा एक एफिडेविट, ताकि आप जो है ओल्ड स्कीम का फ़ायदा ले सकते हैं, ऐसा एक सीनियर ऑफिशियल का कहना है। ये जो डिसीजन है कैबिनेट की मीटिंग थी, जिसके मुख्य थे, हेड थे, चेयरमैन थे छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल, उन्होंने ये फैसला लिया है। तो जो रूलिंग कांग्रेस है वो एक प्रकार से जुआ खेल रही है ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को ला करके स्टेट गवर्नमेंट के पास में। द प्रॉमिस टू इम्प्लीमेंट द ओपीएस इन हिमाचल प्रदेश वाज पार्टली इंस्ट्रूमेंटल। थोड़ा सा ही फायदा ये दे पाया था कि हम हिमाचल में भी पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम ले करके आएंगी, मतलब कांग्रेस यहाँ पर फिर से पावर में आ गई है। छत्तीसगढ़ की बात यदि हम कर लें, जहाँ से कांग्रेस की सरकार 2008-18 से ही राज कर रही है, लगभग 3 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इस स्कीम के अंतर्गत कवर किए जाएंगे। अब मिडिल ग्राउंड की यहाँ पर बात करी जाती है। स्टेट ने डिमांड करा था केंद्र सरकार से कि आप रिफंड करिए जो 17,000 करोड़ रुपया से भी ज़्यादा का पैसा एनपीएस में डिपॉजिट हो गया है। यदि आप हम उसको वापस दे देते हैं तो इस पैसा को हम जो है ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत देंगे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया था टू रिटर्न द मनी डिपॉजिटेड टुवार्ड द न्यू पेंशन स्कीम। तो इस प्रकार की ये कहानी है ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम को लेकर के। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था ना, आपको जो पेंशन मिलेगी आपका उसमें कोई खास पैसा कटना नहीं है। आज के टाइम में आपको पेंशन चाहिए, सरकार कह रही लाओ हमें पहले पैसा तो दो, तब तो हम आपको रिटायरमेंट के बाद में पैसे देंगे। तो ये अंतर है प्रमुख रूप से। इसके बाद वाली जो न्यूज़ आई है वो साइंस से रिलेट करती है। इसमें बताया जा रहा है, कुछ अध्ययन किया गया है जिसके अंतर्गत बटरफ्लाईज कैसे करके, ये जो तितली आप देख रहे हैं ना, कैसे करके इसके जो शत्रु हैं उनसे अपने आप को बचाती है। ठीक है, यहाँ पर बी डेजल वर्ड यूज़ किया गया है। बी डेजल का मतलब होता है किसी को भी चकित कर देना, अचंभे में डाल देना। और यूज़ किया गया है प्रीडेटर वर्ड। प्रीडेटर मतलब शिकारी, एस्केप का मतलब होता है भाग जाना। तो 5 साल की स्टडी में साइंटिस्ट ऑफ नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस, शॉर्टकट में एनसीबीसी कहते हैं, बंगलुरु, इन्होंने डिस्कवर किया है सीक्रेट ऑफ ए लॉन्ग इवोल्यूशनरी गेम। कैसे कर के वो गेम खेल रही है, कैसे करके उस गेम का विकास हुआ। थ्रो विच बटरफ्लाइज कम टू वार्न, वार्निंग देती है, मूर्ख बनाती है और भाग जाती है अपने शिकारियों से। यूजिंग traits such as wing color pattern and even flight behavior, अपने उड़ने के बिहेवियर को चेंज कर सकती है। इसके अलावा अपना जो कलर पैटर्न है ना विंग का, उसमें चेंजेस ला करके अपने शिकारियों को ये चकमा दे देती है। तो ये जो स्टडी है कंडक्टेड कराई गई थी बाय द पीएचडी स्टूडेंट दीपेंद्र नाथ बसु और वैशाली भौमिक। इनके एडवाइज़र हैं, उनका नाम है कुशन मेघ कुंते। हैज़ इन्वेस्टिगेटेड द बटरफ्लाई मिमेटिक कम्युनिटीज़ ऑफ द वेस्टर्न घाट। अध्ययन किया गया है कहाँ पर, वेस्टर्न घाट्स में। तो जब एक्सप्लेन किया जा रहा था इसके ऑब्जेक्टिव का, इस स्टडी का, जिसको कंडक्टेड कराया गया 2017 से लेकर के 2022 के बीच में, स्टूडेंट लोगों का कहना है जो मिमिक्री है वो एक एडाप्ट करने वाली फेनोमेनन है। फेनोमेनन मतलब एक प्रकार से घटना। एंड इन मिमिक्री ए प्लेटेबल organism resembles the unplatable organisms to deceive predators। तो यहाँ जो एक वर्ड यूज़ किया गया है पालाटेबल, पालाटेबल मतलब स्वादिष्ट वाला जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब अंग है, वो रिसेम्बलेंस करता है, मतलब सेम टू सेम दिखाई देना, कि यदि कोई शिकारी आएगा तो मेरे को यहाँ पर चोट मारेगा तो मैं घायल हो जाऊंगी। इस प्रकार से वो चकमा देती है कि मैं इसको ऐसा कलर का बना देती हूँ, कलर का दिखा देती हूँ, ये यहीं पर हमला करेगा और मैं उड़ के भग जाऊंगी। द अनपालाटेबल वन इज कॉल्ड मॉडल्स। मुल्लेरियन को मॉडल्स इसको कहा जाता है।
इसके साथ में पालाटेबल वन इज कॉल्ड मिमिक्स, बेटेसियन मिमिक्स